ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद कोकर और आप देख रहे हैं ANN। नाज़रीन, इलेक्शन में 2 दिन बाकी रह गए हैं और मुहिम काफी तेज हो चुकी है। कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला बहुत तेजी से जारी है, रैलियां निकाली जा रही हैं और हर उम्मीदवार की ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ माइल कर सकें। इसी सिलसिले में ANN मुकम्मल तौर पर आपको साथ साथ कवरेज दिखा रहा है। इलेक्शन के अंदर जो नुमाइंदगान इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके इंटरव्यूज हमने आपके सामने रखे, तज्जियाती रिपोर्ट्स और कवरेज सारी हमने आपके सामने रखी। आज भी एक तज्जियाती प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जायजा लेंगे कि 2 दिन कबल आज क्या पोजीशन है, कौन आगे जा रहा है और किसका पलड़ा भारी है। हमारे साथ मौजूद हैं दरिया खान के मोस्ट सीनियर सहाफी सलीम अख्तर अवान साहब। उनको हम स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज है सर, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया ANN को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस वक्त MPA की सीट का पहले जिक्र कर लेते हैं। तो MPA की जो सीट है उस पर कौन इस वक्त मजबूत उम्मीदवार है, किसकी मुहिम इस वक्त अच्छी जा रही है? मुझसे बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी स्क्रीन पर बुलाया, बहुत मेहरबानी। देखिए अर्शद भाई, पोजीशन ये है कि हमेशा से हमारे जो जिला की बात करें या अपने पूरे मुल्क की बात करें तो हमेशा से रिवायती सियासतदान आपस में मुकाबले होते आए हैं। तो अभी भी आप देखिए तो यहाँ पे जो रिवायती सियासतदान है वो न्याजी बरादरान है या नवानी खानदान है, वो आपस में मुकाबले आते हैं। तो अभी आप देखिए तो जो न्याजी बरादरान है उनकी मुहिम आपको बहुत तेज नजर नहीं आई, ये शायद होती नजर भी नहीं आई। तो उनके मुकाबले में आप देखिए तो यकीनन जो उनके रिवायती मुकाबिल हैं अहमद नवाज खान नवानी, साबिक जिला नाज़िम, आपको पता है उनकी पोजीशन जो है, उनकी मुहिम काफी तेज आपने देखी। और यकीनन जितना कोई कैंडिडेट की जितना कोई उम्मीदवार अपने वोटर तक पहुंच पाता है उसका बदल से मिलता है। अगर फिर उसका रिजल्ट आप यही कहें कि अहमद नवाज नवानी उनकी पोजीशन हम ज्यादा बेहतर। अगर मैं आपसे MNA का सवाल करूं तो MNA के उम्मीदवारों की भी मुहिम बहुत तेजी से जारी है। तो आप क्या देखते हैं कि MNA की सीट पर किसका जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है? अर्शद भाई, यहाँ पे भी मेरे मतलब ये सवाल भी मेरे पहले सवाल से जवाब के साथ लिंक है कि रिवायती सियासतदानों के ही मुकाबले होते हैं। अब से 2-3 इलेक्शन 4 इलेक्शन पीछे जाए तो यहाँ पे अब्दुल मजीद खान खिनान खेल और सनाउल्लाह खान मस्ती खेल आपस में मुकाबले रहे हैं। अब क्या आपने देखा है कि नवानी खानदान जो इन्हीं के अलायंस में आके तो इलेक्शन लड़ता था, अब के पहली दफा हुआ है कि सईद खान नवानी वो भी यहाँ से MNA के उम्मीदवार हैं। लेकिन आप खुद आपने सारी इलेक्शन मुहिम कवर की है, आपने देखा कि सईद खान नवानी की जो कैंपेन है वो ऐसा अच्छे तरीके से नजर नहीं है। वो आए हैं, चक्कर उनका लगा है और उनके जो भतीजे हैं MPA के कैंडिडेट वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं। दूसरे जो कैंडिडेट हैं सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, उनकी कैंपेन भी आपने देखा कि कैंपेन की तरह आपने नहीं देखा, ये शायद कर ही नहीं पाए। जवाब में अब आपके पास हैं अब्दुल मजीद खान खिनान खेल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हैं, पहले भी शायद मेरे ख्याल 2 दफे मैंने रह चुके हैं। उनकी पोजीशन में देखता हूँ कि बहुत जबरदस्त जा रही है और जैसे आप कह लें कि वो विनिंग पोजीशन में है तो वो शायद गलत नहीं हो। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे मजहबी जो उम्मीदवार हैं अब्दुल हमीद खालिद साहब, वो इस वक्त मतलब जोरों शोर से उनकी मुहिम जारी है और मजहबी वोट आपको पता है कि हमारे इलाके में बड़ा एक वोट बैंक रखते हैं मजहबी जो रहनुमा हैं। तो इससे कबल वो मतलब है किसी जमात के साथ इल्हाक करते हैं। तो इस बार जो है अब्दुल हमीद खालिद साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस तरीके के निशान पर बहुत तेज उनकी मुहिम मैंने शहर में देखा और आज भी उनकी एक रैली है, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ निकले हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो किसका ज्यादा नुकसान करेंगे? अब्दुल मजीद खालिद साहब मेरे ख्याल 1-2 दिन पहले आपके स्टूडियो पे भी आए थे, उनसे हमने इंटरव्यू किया था। अर्शद भी कुछ लोग ना, मैं अक्सर कहते रहता हूँ कि इलेक्शन जो है ना वो अकेला नहीं लड़ा जाता ना, हमारे यहाँ धड़ेबंदी की सियासत है, धड़ेबंदी का वोट है। अच्छा, उसमें बड़े बड़े धड़े आप किसी खानदान के, किसी फैमिली के कह लें, किसी कौम के कह लें, या फिर मजहबी वोट जैसे आप कह रहे हैं, बहुत ज्यादा असर रखता है। अब्दुल हमीद खालिद साहब इससे पहले मतलब अपने यहाँ से जो न्याजी बरादरान है उनके साथ आपको पता है कि इलेक्शन लड़ते रहे। अब मुझे नहीं समझ कि मामला क्या पेश आया कि ये आपस में पैचअप नहीं कर पाए, न्याजी बरादरान इन्हें नहीं संभाल पाए या इन्हें कोई उनसे इख्तिलाफात थे। यकीनन आप इसको अच्छे से समझते और हमारे देखने वाले भी समझते हैं कि ये नुकसान यकीनन न्याजी बरादरान को जाएगा और काफी सारा वोट है जो अब्दुल मजीद खालिद साहब निकाल लीजिएगा।
बहुत एक अहम सवाल सलीम भाई, मैंने तकरीबन जो हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं स्टूडियो के अंदर, उनसे ये सवाल करता हूँ, और एक ये है भी सही कि हमारे यहाँ थाना कचहरी की जो सियासत है वो एक रिवायत बन चुकी है। तो अक्सर जो है सियासतदान इलेक्शन से पहले नारा लगाते हैं उसके खात्मे का, और इलेक्शन जीतने के बाद उसी को ही एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को झूठे पर्चों में लेके आया जाता है, जो उनको वोट नहीं देते इसी किस्म का मतलब है वो बदला लेते हैं इस चीज से। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस सियासत का खात्मा होगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर, और इसका कसूरवार आप किसको समझते हैं? देखिए, यहाँ पे शायद एक इंटरव्यू हो रहा था तो कहा गया कि अवाम इसके कसूरवार है। अवाम मेरे साहब हर दफा ना उम्मीद लगाते हैं, किसी नए बंदे से उम्मीद लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नए बंदे क्या होते हैं, रिवायती सियासतदान ही मुकाबिल होते हैं। आप यकीन जाने कि सियासतदानों के इस रवैये से, सियासतदानों की इस तर्ज सियासत से खुद पुलिस भी तंग है। आपने भी कितने लोगों को सुना होगा कि पुलिस के लोग कहते हैं कि यार हमें काम नहीं करने यार, या फिर कई दफा ऐसे होता है कि आप पे मुझ पे खुदा न खास्ता कोई केस हो जाता है ना, तो वही पुलिस वाले कहते हैं यार फलां साहब के पास आप चले जाए ना, भाई हम मजबूर हैं, उनकी तरफ से मजबूर हैं, हमें कहा कोई अच्छा ऑफिसर आ जाए उसे काम भी नहीं करने दिया जाता, चेंज करवा दिया जाता। सर बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो बेचारे कहते हैं हम भी तंग हैं सर, बहुत ज्यादती है। देखिए, आप अपनी कारकर्दगी बेस वोट लें, और जिसने आपको वोट नहीं दिया, अब तो भाई शोर का दौर है, आप यकीन करें कि मैं अपने बेटे को भी नहीं कह सकता आप फलां जगह पे वोट करें। आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं, ये क्या है, अब बहुत पुराना दौर हो। आप यकीन जाने, अब वो लोग भी मैं कहता हूँ जो थाना कचहरी की सियासत करते हैं, आप अगर इलेक्शन मुहिम देखें ना, तो नौजवान लोग भी बाहर हैं और लोगों के पास जाकर उन्होंने वोट मांगे। तो इस चीज को अगर आप खत्म नहीं करेंगे ना, तो यकीन जाने वो बोझ अब लोग सर से उतार चुके हैं, अब लोग उन लोगों को वोट नहीं देते। ये बहुत मैं क्या कहूँ अब इसे कि जैसे कोई गुनाह की रस्म होती है, इसे गुनाह की रस्म समझे और छोड़े इसको। अच्छा सलीम भाई, इलाके के अंदर हमारे बहुत अच्छा हो गया, तरक्याती काम नहीं हुए, लोग मतलब देखते हैं हमारी सड़कें हैं या हेल्थ है, तालीम है, जितने भी शोबाजात हैं उनके अंदर वो खातिर खा काम नहीं हुए। तो अब नई हुकूमत जो बनने जा रही है इलेक्शन के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत के कौन से ऐसे काम हैं जो सरे दस यानी बहुत जरूरी हैं उनके लिए कि वो करवाए जाएं? सर जी देखिए कि काम तो जाहिर है, आप एक काम हो ना तो दूसरा काम, जब ये पहला काम हो जाता है तो फिर दूसरा काम उससे ज्यादा अहमियत पकड़ जाता है। मजमूई तौर पर आवाम मुश्किलात का शिकार हैं, मसाइल हैं, और खुसूसन आपने सड़कों का जिक्र किया। मैं अपनी किसी वीडियो में जिक्र कर रहा था पिछली कल परसों, मैंने कहा कि यकीन जाने कि हमने मोटरवे तो बना दी है, हम शुक्रगुजार हैं कि मोटरवे आपने बनाए। आप दूर दराज के शहरों में आके देखें, हमारे पास आके देखें, हमारी सड़कें मौत हैं चलते फिरते, जैसे वो कोई ना झूला है ना तो कहते हैं स्पीड ये मौत का झूला है। हमारी सड़कें मौत का सामान है। खुसूसी तौर पे हमारी सड़कों को दोहराया करने की जरूरत है, सिर्फ मरम्मत की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ कि हर शहर से एक एक बाईपास निकालने की जरूरत है ताकि सफर आसान हो और सेहत बचे। मैं कहता हूँ ये जो आप गढ़ों की और खड्डों की सड़कों के ऊपर से चल के जाते हैं, अब मैं देख रहा था आज मैं सड़क से आ रहा था तो मेरे आगे एक वीगो डाला था, आजकल वैसे दौर भी वीगो डालों का सीजन चल रहा है, वीगो डाला मेरे सामने आ रहा था, जा रहा था मेरे आगे, यकीन जाने वो वीगो डाला भी बैलेंस से नहीं चल पा रहा था। तो वहां पे मेरी पुरानी मोटरसाइकिल क्या चलेगी? शदीद जरूरत है रिकंस्ट्रक्शन की, मैं कहता हूँ हर शोबे में, और स्पेशली आप सड़कों को अच्छा करें ताकि हमारा सफर आसान हो। और मैं कह रहा था कि हर शहर से दो या बाईपास आप निकालें और उनकी साइडों पे मोटरवे की तरह की जगह लगाएं ताकि बाहर से इंटरप्शन ना आए और हादसा से हम बचें। मैं आखिर में आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछूंगा कि दरिया खान तालीम और सेहत दो चीज़ों में बहुत पीछे रह गए। माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप यहाँ सहाफ़त कर रहे हैं, आपने एक अच्छा पॉजिटिव सहाफ़त की है। तो ये दो ऐसे शोबे हैं जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हमारी, मतलब है तालीम भी और सेहत भी। तो इस हवाले से आप क्या मशवरा देंगे, इन शोबों में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? मतलब मैं आपकी इजाज़त से इस सवाल को थोड़ा सा लोकल लेवल से नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। पहले आप अगर लोकल लेवल की बात करें तो आपको बताया जाता है कि हज़ारों स्टूडेंट हैं आपके दरिया खान के हाई स्कूल में, 1000 से ज़्यादा, और एक एक क्लास के 4-4, 5-5, 6-6 सेक्शन, और एक एक सेक्शन में कितने कितने बच्चे हैं। अब आप खुद शोबे तालीम से भी वाबस्ता हैं, आप समझते हैं कि जितनी क्लास में बच्चे कम होंगे आप उन्हें उतनी ज़्यादा तवज्जो दे पाएंगे। थोड़ी सी बात अगर सेहत की करें तो सेहत में भी यही पोजीशन है। यकीन जाने कि यहाँ पे
वो किसी ने एक मजाक बना लिया कि आप ना जब THQ में रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स की तो बात क्या करें, THQ में जब आप अपना मरीज लेके जाते हैं ना तो उसे एम्बुलेंस से या गाड़ी से उतारा ना करें, बल्कि उसका शनाख्ती कार्ड ले जाओ और कहें भेजने से ये रेफर करने के लिए अस्पताल के लिए। आपकी इतनी बड़ी इमारत में, हॉस्पिटल में मैं नहीं कहता, इतनी बड़ी इमारत में आपको डॉक्टर नहीं मिलता, आपको दवाई नहीं मिलती और टेस्ट के लिए मशीनें नहीं मिलती। मैं से कौमी लेवल पैसे लेके जाना चाहता हूँ। सिर्फ देखें, हर इदारे का अपना काम होता है। जो हमारे MNAs और MPs हैं उनका काम लेजिस्लेशन है। उनका काम है कि वो असेंबली के फ्लोर पे बैठ के कौमी और बैनुल-अक़वामी लेवल के जो सतह के जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उनको देखें। सेहत के लिए, तालीम के लिए, आपकी सड़कों के लिए, आपकी सोने के लिए इदारे मौजूद हैं। खुदारा उन इदारों को काम करने दें। जैसे कि आपने पहले सवाल किया ना कि चेहरी से मुतालिक हो, पुलिस से मुतालिक, उनको भी काम करने दें। जब आप इदारों को काम करने देंगे ना सर, यकीन जाने आपको ये सवाल पूछने नहीं पड़ेंगे। आपको थाने कचहरी के मसाइल नहीं आएंगे, आपको सेहत और तालीम के मसाइल ही नहीं आएंगे। इदारों को काम करने से आप रोकते हैं, वो मसाइल का शिकार है कि हमें काम ही नहीं करने दिया जाता। सलीम भाई, 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं और एक अक्सर ये भी देखा गया है कि कोई अफरा तफरी और इस किस्म के माहौल पैदा कर दिया जाता है, किसी को उकसाया जाता है, जिससे मुल्क का नुकसान होता है। तो 8 फरवरी के हवाले से हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देंगे? सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ है और आपने ढेर सारी पोस्टें पढ़ी। एक पोस्ट मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ स्टाइल में बड़ी वायरल हुई है कि इलेक्शन आएंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अपने रिश्ते ज़ाया न करें। उसी पैगाम को मैं रिन्यू करता हूँ कि अपने ताल्लुकात संभाल के रखें। और उसके साथ एक जो मैं मेन जो बात करना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे हैं 18 साल के, जिनके अब वोट बने, जो पहला वोट डाल रहे हैं या जिनके पहले 2-3 इलेक्शंस हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुल्क की बेहतरी का फैसला आपने करना है। हमने आपकी स्क्रीन से भी मुतअद्दिद इंटरव्यूज किए हैं और लोगों को उम्मीदवारों का विजन दिया है। उम्मीदवारों के विजन को देखें, उन्हें नापें, उन्हें तोलें। वो जो मोहर लगाने की स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन का अल्फाजा का इस्तेमाल करते हुए गत्ते का डब्बा, उसके पीछे जब आप लगाते हैं ना जाके मोहर, वहाँ पे सलीम नहीं होता। यहाँ पे आपने वादे किए होते हैं, लेकिन चुने इन्हीं लोगों ने आपके मुल्क की बेहतरी का काम करना होता है। कोई दबाव महसूस नहीं करें, मुतमईन रहें, पुरअमन रहें, इलाके के अमन को भी ज़ाया न करें और वहाँ पे जाके आपके दिल की आवाज़ पे वहाँ पे स्टैंड करें। बहुत ही अच्छे अल्फाज में सलीम अख्तर अवान, सीनियर सहाफ़ी, दरिया खान के मसाइल के ऊपर भी बात कर रहे थे। इलेक्शन में किसकी पोजीशन कितनी बेहतर है उस पर भी बात की। इसके अलावा 8 फरवरी के हवाले से भी एक अच्छा मैसेज दिया कि आप लोग पुरअमन रहें और अच्छे तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लें। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश होती है कि ANN के प्लेटफॉर्म से हम तमाम मसाइल भी आपको बताएं और अवामी नुमाइंदों के सामने भी तमाम मुतालबात रखें। 8 फरवरी का फैसला आपका होगा। देखते रहें ANN। ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ।